मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात यानी समाज की बात, आपकी बात यानी हम सब की बात, और आपकी बात यानी आज की बात। और आज की बात है चुनाव की बात। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनकी बात। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे, अगर बंगाल के नतीजे को अलग करके देखें तो लगभग इनकी ये पूर्व प्रत्याशित थे। केरल में ऐसा माना जा रहा था कि इस बार वहाँ जो वाम मोर्चा है वो वापसी कर सकता है। तमिलनाडु के बारे में इस तरह का अनुमान था कि वहाँ डीएमके जो है एडीएमके गठबंधन को सत्ता से बाहर कर सकती है। पुडुचेरी के बारे में स्थितियां लगभग स्पष्ट थी कि वहाँ बीजेपी वापसी कर सकती है, बीजेपी गठबंधन। और असम के बारे में, बंगाल को लेकर बीजेपी का दावा था कि वो वहाँ पर सत्ता में आएगी, वो वहाँ पर 200 से ज्यादा सीटें लेगी, ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और एक नई राजनीतिक शक्ति पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के तौर पर सामने आएगी। लेकिन चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। बीजेपी के तमाम जो राष्ट्रीय नेता थे, स्वयं प्रधानमंत्री, जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता लगातार पूरी ताकत बंगाल के अंदर झोंके हुए थे किसी भी तरह से ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना। काफी हद तक टीएमसी के अंदर सेंध लगाने में भी बीजेपी कामयाब हुई थी। टीएमसी के कई बड़े नेता, कई विधायक, सांसद और जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के पाले में आ गए थे और इस तरह से जो चुनौती है वो बीजेपी की बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं उन्होंने बता दिया कि बंगाल की जनता ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर विश्वास जताया है और उनको तीसरी बार राज्य की बागडोर सौंपने का फैसला किया। कितना बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के लिए है, उनके जो एक तरह से बहुत आत्ममुग्धता हो गई थी उनमें, उसके लिए कितनी बड़ी चोट है और कितना इसके राजनीतिक मायने होते हैं भारत की राष्ट्रीय राजनीति में। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबे समय तक संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्र। अतुल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो चुनाव के नतीजे हैं, खासतौर पर बंगाल के नतीजे, ये भारत की राजनीति में किस तरह के बदलाव के संकेत इनसे मिलते हैं? क्या ये भारत की राष्ट्रीय राजनीति को एक दूरगामी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं? देखते हैं। देखिए, ये जो परिणाम है इसका असर पड़ेगा देश की राजनीति पर। इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है। कैसे पड़ेगा इसका एक इशारा ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक टीवी इंटरव्यू में उसका इशारा किया उन्होंने कि वो एक रोल प्ले कर सकती हैं। विपक्ष के पास इस समय समस्या ये है कि कोई नेता नहीं है। लेकिन अब तमिलनाडु में स्टालिन, बंगाल में ममता बनर्जी और केरल में पिनाराई विजयन, ये 3 ऐसे हैं जो कोशिश करेंगे कि नवीन पटनायक को भी जोड़ लें और कुछ अन्य नेताओं को भी जोड़ लें। विजयन ने साफ साफ कहा है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पॉलिसी से अग्री नहीं करते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जो भी अब एक ग्रुपिंग बनेगा विपक्ष का, उसकी धुरी शायद ममता बनर्जी ही बनेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को
राष्ट्रीय सत्ता से हटाया जाए। कहाँ तक सक्सेसफुल होंगी वो, कहाँ नहीं होंगी, कहाँ तक, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक मुहिम की शुरुआत हुई। बंगाल का इलेक्शन केरल और तमिलनाडु और आसाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व का जितना जितना ज्यादा उपयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मतलब मोदी जी ने कहा, दीदी ओ दीदी आप जय श्री राम नहीं बोलोगे, फिर हर हर महादेव नहीं बोलोगे, तो आप जाओगे कहाँ? अब दीदी ने बता दिया कि वो कहाँ जाएंगी। उसके बाद दिलीप घोष ने एक उसमें कहा कि दुर्गा क्या है, दुर्गा का तो कोई लीनेज भी नहीं है, राम की पूरी एंसेस्ट्री सबको पता है। तो ममता बनर्जी ने इसका जवाब दे दिया कि भाई दुर्गा वो है जिनकी पूजा राम भी करते थे। उसके बाद उन्होंने दीदी को बेगम दीदी कहना शुरू कर दिया। अब आप जब इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे कि हिंदू के देवी देवताओं के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। आप बंगाल में जाकर के दुर्गा की एंसेस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपको कौन पूछेगा भाई। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर, बंगाल के जो चुनाव हैं उसको बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने वहां पर दौरे किए थे, सभाएं की थी, और पूरी ताकत एक तरह से वहां झोंकी थी कि वो उस चुनाव में वहां पर बीजेपी अपने को स्थापित करे। और इसी तरह के दावे बीजेपी के नेताओं के थे, और शायद कहीं उनको इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही थी कि जिस तरह से उन्होंने जो टीएमसी है उसके कैडर में, उसके नेताओं में उन्होंने कैद लगाई, बहुत सारे नेताओं को अपने पाले में किया, और शायद इस तरह का जो उनका जो हथकंडा था ये उनको वहां पर सत्ता में स्थापित करने में मदद करेगा। शरद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और देश के प्रधानमंत्री को उनके एक बड़े सपने को ध्वस्त किया है, और बीजेपी को कहीं दोबारा से जो जमीनी राजनीति, जनता की राजनीति की ओर सोचने पर विवश किया है? बिल्कुल गोविंद, ये तो इतना बड़ा झटका है, और सिर्फ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए नहीं, ये स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये उन्होंने स्वयं इस बंगाल की लड़ाई को मोदी वर्सेस ममता बना दिया था। इस कदर, और साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कब, जैसा अतुल ने भी कहा कि जिस तरीके से एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट कर दिया गया था कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हिंदू मुसलमान पे के उस पे इलेक्शन लड़ रहा था, मतलब इससे ज्यादा गिरावट कम्युनल डिवाइड में भी नहीं आ सकती जितनी कि बंगाल में देखी गई है अभी हाल में। और कोई मतलब इस स्तर पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक रूलिंग पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इस स्तर तक गिर जाएगा। हमने देखा है 2014-2019 में प्रधानमंत्री काफी हद तक कोशिश करते थे कि वो ऐसे मुद्दों पे जहां कम्युनल डिवाइड की बात हो बड़े सटल तरीके से रेफरेंसेस देते थे, डायरेक्टली इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन शायद समय के साथ नेता और मैच्योर होते हैं और भाषा उनकी शालीन होती है, यहाँ उल्टा होता गया। यहाँ भाषा क्रूड होती गई और धारदार, जैसे कहते हैं ना कि किसी वेपन से सीधे के सीधे लठमार भाषा में बात शुरू हो गई। ये चीज बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया
मुझे लगता है बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि वो अभी भी उनकी जो मानसिकता है वो ट्रूली इंडियन है, भारतीय मानसिकता है, जो कि बीजेपी की मानसिकता, चाहे बीजेपी कितना कहे, कितने दावे करे कि असली भारतीयता उन्हीं में है और बाकी सब ढोंगी है, वो प्रूव करती है कि उनकी बात सरासर झूठी है और वो खरे इस बात पे नहीं उतरते। असली भारतीयता इसी में है, इंक्लूसिवनेस में, सबको साथ लेके चलने वाली। बीजेपी का सिर्फ नारा है सबका साथ का विकास, लेकिन हकीकत में वो इससे बहुत परे रहे। और बंगाल में जिस तरह से खुला दंगा नाच इस कम्युनलिज्म का हुआ, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तमाचा है बीजेपी के ऊपर, जिन्होंने सोचा था कि अब तो जो है बस यही बचा है, क्योंकि देखिए जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे उसमें सबसे ज्यादा बंगाल था, क्योंकि बंगाल एक है, दूसरा उससे जो इनका अंदाज, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में जब से कब्जा किया तो ये सोचने लगे कि बस अब यह पूरा हमारा वर्चस्व यहाँ बस ये क्यों ये बचा है ये भी हम ले लेंगे। लेफ्ट पार्टीज खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, उन्होंने सोचा ममता को किसी तरीके से, और ममता को के खिलाफ जिस तरीके का कैंपेन, खाली जुबानी कैंपेन नहीं, जो एक्चुअली ग्राउंड पे जिस तरीके से उन्होंने किया, उनके पार्टी के लोगों को, उनके सपोर्टर्स को जिस तरह से प्रताड़ित किया तरह तरह की चीजों से, वहां इलेक्शन खाली पार्टी नहीं लड़ रही थी, वहां इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लड़ रहा था, वहां सीबीआई लड़ रही थी, और साथ में जो है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि साथ में इलेक्शन कमीशन भी जो है वो बीजेपी का साथ दे रहा था। आप देखिए जिस तरीके से ये, मतलब अब तो ये जिसे कहते हैं ना खुला खेल फर्रुखाबादी, आप एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है और दूसरे दिन वो गवर्नर बना दिया जाता है। मतलब अब ये इसमें ये था कि जाइए हम करेंगे और खुल के सीना जोरी करेंगे, तो मिल गया देखने को। मुझे तो लगता है कि ये ममता बनर्जी ने बड़ी शालीनता दिखाई है उसके बाद भी, जबकि उनका इलेक्शन, उनके व्यक्तिगत इलेक्शन को लेकर नंदीग्राम कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई कि वो जीती हैं कि हारी। शुरू में अनाउंसमेंट हुई कि वो जीत गई 1200 वोट से, बाद में हुआ कि नहीं 16,000 कुछ से वो हारी हैं। तो इसमें क्या सच है तो समय बताएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ममता ने अपने को कंट्रोल रखा है। जैसे उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाती है, तो वो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अगर नंदीग्राम वालों ने मेरे खिलाफ फैसला किया तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्टेबल है। जिस तरह से सीटें वो जीती हैं, उन्हें क्या एक सीट वो कहीं से भी जीत जाएंगी, उनके नेतृत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंगाल की चीफ मिनिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को शायद कहने में उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि साहब देखिए ममता को हमने उनके इलाके में उनके उसमें नहीं जीतने नहीं दिया। हालांकि एक चीज मैं बताऊं गोविंद, एक चीज बड़ी जो लोग ओवरलुक कर रहे हैं, तो 2 जगह इलेक्शन लड़ सकती। उनकी आज तक जितने बड़े बड़े नेता हैं, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पेरेंट जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कभी कोई बड़ा नेता रिस्क कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ता, चाहे वो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हो चाहे बड़े बड़े बीजेपी के नेता हो, हमेशा एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढते हैं, और जब किसी अनसेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतरते हैं तो वो एक सीट और लड़ लेते हैं, जिससे कि उन्हें हारने का जब डर रहे तो दूसरी जगह तो जीत जाएंगे। ये पूरा ये इतिहास रहा है बराबर इस देश में, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। लोगों को लगता था कि क्या ये पॉलिटिशियन है, ये तो बड़े बेवकूफी का काम कर रही है, रिस्की जगह लड़ रही हैं। वहां जो है अधिकारी का गढ़ था, उसकी फैमिली का गढ़ था, जो इन्हीं की पार्टी छोड़ के गया था। और नंदीग्राम में उन्होंने कितना मूवमेंट चलाया जब टाटा का प्लांट लगने जा रहा था। तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा रिस्की प्रॉपर्टी, लेकिन वो लड़ी की बड़ी हिम्मत की दाद देने वाली बात है। जिसमें इतनी हिम्मत हो और जिसने अपनी हिम्मत के जरिए से दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को ठेस पहुंचाई है, तो ये मामूली काम नहीं है इस देश में। आगे अभी देखते जाइए, समय आएगा क्या रोल प्ले करती है तो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त देश जो है
वो सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है ममता बनर्जी को। आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोविंद, क्या किया जाए? जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की जो स्थिति है, अ, हालांकि वो उनके जो दावे थे कि वो 200 से ज्यादा सीटें लाएंगी, बंगाल में सरकार बनाएंगी और तमाम बड़े बड़े उनके एक तरह के दावे थे, वो दावे तो ध्वस्त हुए। लेकिन पिछले जो 2016 के चुनाव नतीजे थे विधानसभा में, उनकी जो स्थिति थी उसकी तुलना में काफी उनकी संख्या बढ़ी है, मत प्रतिशत में भी बदलाव हुआ है। तो क्या बीजेपी के लिए ये थोड़ा संतोषजनक स्थिति है कि वहां बंगाल में लेफ्ट बिल्कुल एक तरह से साफ हो गया, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई? क्या ये एक नई तरह के ध्रुवीकरण के संकेत है? इसमें बीजेपी के लिए कोई खुशी की बात नहीं दिखती मुझे। ये तो देखिए, ये ममता के लिए को श्रेय जाता है। लगभग लगभग 50% वोट मिला है, जो कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में रेयर चीज है। मेरा ख्याल है जो 84 के इलेक्शन में राजीव गांधी को इस तरीके के शायद वोट मिला था, या ये उतना तक नहीं पहुंचे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लेफ्ट का पूरा वोट। देखिए, कांग्रेस की तो आजकल कोई गिनती ही नहीं है कहीं पे भी। कांग्रेस का होना ना होना बराबर जैसे हो गया है। और लेफ्ट का और कांग्रेस का जो वोट था वो शिफ्ट हो गया टीएमसी में। ये साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें बीजेपी को खुश होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो है बीजेपी का टारगेट जो था वहां से वो बिल्कुल आसमान से जमीन पे गिरे। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा जोल्ट है, बहुत बड़ा झटका है। और ऐसी स्टेज में जब बिल्कुल पीक ऑफ पावर में हो वो पार्टी, और जिसका कि मिशन यही रहा हो कि जो है हम इस पे करके हम पूरे देश के हम मालिक हो जाएंगे, एक तरफा राज हो जाता है। देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे उन्हें उम्मीद नहीं थी, जैसे तमिलनाडु में या केरल में उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वेस्ट बंगाल में उनके पूरा पूरा मिशन था जीतना। असम में उन्हें मालूम था किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी अपनी पावर झोंकी थी, तो प्रधानमंत्री, लगभग 16 केंद्रीय मंत्री, 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ये सबकी शक्ति वहां झोंक दी गई थी। उसके बाद ये रिजल्ट आना बहुत बड़ा झटका है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसानी से ये निकलने वाले हैं इसमें से। और यही अगर इस्तेमाल किया गया, अगर कायदे से, समझदारी से विपक्ष के नेता मिलकर के अगर आगे के प्लान बनाते हैं, तो बीजेपी के लिए एक नए सिरे से उनको लड़नी पड़ेगी और अपना वर्चस्व संभालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आसान नहीं होगा। आपने जो इशारा किया कि अगर बाकी के राजनीतिक दल इस चुनाव के नतीजे हैं इनको अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए इस्तेमाल करें और बीजेपी को वो एक तरह से चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश का भी एक तरह से इन चुनावों में, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी इन चुनावों का किसी न किसी तरह से असर देखा जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले जो पत्र लिखा था जिन
कुछ प्रमुख राजनेताओं को पत्र लिखा था, सहयोग की बात की थी, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए एकजुटता की बात की थी। उनमें उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी थे, और अखिलेश यादव ने भी उनकी आज की जो विजय है उस पर उनको बधाई भी दी है, और ये कहा है कि ये एक महिला का अपमान करने का जो बीजेपी की कोशिश थी उसका उस पर ये जनता ने जवाब दिया है। इस तरह की बात उन्होंने कही। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी अपने कोरोना पॉजिटिव होने से पहले लगातार एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ बंगाल में रैलियां कर रहे थे, और इस तरह की उनको भी उम्मीद उनकी तरफ से भी जताई गई थी कि बीजेपी बहुत बड़ी वहाँ पर जीत हासिल कर सकती। दूसरी तरफ जैसे जो केरल से संकेत आए हैं कि वो वहाँ का जो गठबंधन अब सत्ता में आने जा रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर एक निगाह से देखता है, दोनों को बराबर। तो क्या इन परिस्थितियों में अतुल जी, क्या आपको लगता है क्या ये एक नए गठबंधन की जिसमें कांग्रेस भी न हो और बीजेपी के सहयोगी दल भी न हो, उस तरह के किसी बड़े गठबंधन के लिए ये एक मंच तैयार हो रहा है? इस तरह की संभावना आपको दिखती? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है। देखिए, बीजेपी ने केरल में भी धर्म की राजनीति खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर पहली बार 40 वर्षों में ऐसा हुआ है जो एलडीएफ वापस दोबारा सत्ता में आ गई। और यहां तक मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी हार गए चुनाव, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। तो बीजेपी को तो वहां पूरी तरह से नकार दिया गया। अब यूडीएफ पे आइए तो कांग्रेस भी वहां कहीं की नहीं रही। कांग्रेस बस एक अलायंस पार्टनर, वो भी छोटा, तमिलनाडु में है। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे इररेलेवेंट हुई जा रही है भारतीय राजनीति में। वो जब तक पूरी तरह से रिवैम्प नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अब समस्या क्या है कि कांग्रेस को कोई अपने साथ ले चलने के लिए तैयार नहीं है। अब वो भले सबसे पुरानी पार्टी हो, लेकिन विजयन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने ममता बनर्जी का साथ बंगाल में नहीं दिया, नवीन पटनायक उनके साथ जाएंगे नहीं। तमिलनाडु में डीएमके जो उनका अलाई रहा है इतने वर्षों से, उसने उनको थोड़ी सी सीट्स दे दी लड़ने के लिए। और अन्य राज्यों में भी वही चीज है। तो कांग्रेस के बिना एक गठबंधन संभव है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे अब खत्म होने की तरफ जा रही है, क्योंकि उसमें इस तरह का कोई नेता नहीं दिख रहा है जिसमें ये कैलिबर हो कि बाकी विपक्षी नेताओं को अपने साथ ले चले। प्रणब मुखर्जी जैसा कोई अगर एक होता इंटरलॉक्यूटर जो बात करके सबको जोड़ने की कोशिश करता, कोई है नहीं। ना नरसिम्हा राव जैसा कोई नेता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अच्छा, ममता बनर्जी की तरफ आंध्र और कर्नाटक तो नहीं, आंध्र प्रदेश भी राजी है थोड़ा थोड़ा कि कर सकते हैं बात हम एक गठबंधन की। वाईएसआर कांग्रेस का इस तरफ आना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तेलंगाना की अभी बात नहीं की जा सकती है। तो ये जो गठबंधन बन के तैयार होगा, ये भी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव अपने सिंहासन से नीचे उतर आएंगे और कोशिश कर लेंगे तो यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है।
लेकिन अखिलेश यादव को काफी बड़ा बदलाव लाना होगा अपने आप। तो उस हालत में हम ये देख सकते हैं, उस परिस्थिति में हम ये देख सकते हैं कि विपक्ष का एक गठबंधन खड़ा हो सकता है और वो मजबूत गठबंधन होगा। शुरू में जो अड़चने होंगी वो अलग हैं, बाद में जो अड़चने होंगी वो अलग हैं, लेकिन वो गठबंधन अगर सत्ता में नहीं आएगा पहली बार, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या को जरूर कम करने में सक्षम होगा। ये मेरा मानना है, अनुमान है इस स्टेज पर। इसमें गोविंद मुझे लग रहा है अतुल एक पार्टी को और उनके एक बड़े नेता को मिस कर रहे हैं, वो है शरद पवार। देखिए एनसीपी पार्टी तो छोटी है राष्ट्रीय स्तर के पे, ठीक है, शरद पवार वो नेता वो, लेकिन एज ए नेता शरद पवार सीजन्ड आदमी है और काफी एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी, और अभी भी उनमें काफी जोशो खरोश है। जिस तरीके से उन्होंने पलट दिया था महाराष्ट्र का पूरा बीजेपी का तख्ता, तो उससे, और जिस तरह उन्होंने मैनिपुलेट किया और बना ली इनके साथ मिलकर के सरकार शिवसेना के साथ, तो उससे लगता है कि अभी भी उनमें दम है। तो मुझे लगता है कि वो उस तरह साथ आ सकती है। हाँ, नहीं तो इस तरीके से, लेकिन ये बात सही है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी कांग्रेस आएगी इसके बीच में, और वो किस तरीके से मैनेज होता है और कौन सी किसी एक की बनना कि उसको लीडर बना करके चले इस गठबंधन का। मुझे लगता है इसमें भी अभी थोड़ा अर्ली है कहना कि इतनी आसानी से ये मुमकिन हो पाएगा, और यही फायदा, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक लेती रही है, और शायद इसी वजह से उन्हें बड़ा इस चीज का ये मुकालता हो गया था कि हमें कौन हटा सकता है, हम तो जहां जाएंगे वहां राज कर लेंगे, क्योंकि विपक्ष कोई है ही नहीं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का वर्चस्व जो है वो बढ़ता गया है, 2014 से बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, और एक उन्होंने कल्ट टाइप का क्रिएट कर दिया है जो, और इसीलिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वोट नरेंद्र मोदी को मिलता है, भाजपा के नाम पे नहीं। तो इस चीज को फाइट करना, क्योंकि और बड़े स्टाइल से उन्होंने, देखिए कांग्रेस को किस तरीके से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया और कांग्रेस की लीडरशिप को ध्वस्त किया, ये बना करके नैरेटिव ये बना करके कि जब भी कोई बात आती है तो घुमा फिरा के वो कर देते हैं मोदी वर्सेस राहुल, उसमें बड़ी आसानी से वो सेल थ्रू कर जाते हैं और साफ धराशायी कर देते हैं उन्हें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक लीडरशिप इस तरीके की हो जो डायरेक्ट, क्योंकि धीमे धीमे देखिए, चाहे हमें पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन इस देश की राजनीति धीमे धीमे पर्सनालिटी ओरिएंटेड होती जा रही है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला इलेक्शन होने लगा है। एक इंडिविजुअल के नाम पे, एक शख्सियत के नाम पे वोट पड़ता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए किस तरह बिल्ड होती है आगे की राजनीति, अभी थोड़ा अर्ली है कहना कि इतनी आसानी से इस तरह का गठबंधन बन पाएगा और इनको चुनौती दे पाएगा। जो भी गठबंधन की संभावना है वो तो अभी भविष्य तय करेगा कि वो गठबंधन कैसा आकार लेता है, कैसा रूप लेता है और कितनी बड़ी चुनौती पेश करता है। लेकिन फिलहाल जो चुनाव के नतीजे हैं, खासतौर पर बंगाल के जो चुनाव नतीजे हैं, उन्होंने बीजेपी को थोड़ा एक बार फिर से अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर किया है, और इन चुनावों के नतीजे, इनका जो असर है वो भारत की राजनीति पर दूरगामी होगा। ये राज्य की राजनीति तक ही सीमित रहने वाले ये नतीजे के जो प्रभाव है वो नहीं है। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं विराम देते हैं। अपने दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि वो हमें एक बात कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य विचारों से हमको अवगत कराएं। शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद, नमस्कार।